जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ किंगशिप, जो सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने अपनाया था। ये डिस्कशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपके पास पावर है, कुर्सी है, पर कुर्सी का कोई मानता नहीं, कुर्सी का कोई वैल्यू नहीं है, तो कुर्सी रख के फ़ायदा क्या है। तो गियासुद्दीन जब सिंहासन में बैठे थे तो लगभग हालत ऐसा था जो उस कुर्सी को नहीं मानने वाले की तादाद काफ़ी थे। तो इस कुर्सी का पावर स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने कुछ थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया, और ये थ्योरी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्या क्या पॉलिसी लिए थे, फिर आपको पता चलेगा जो शासक होते हैं वो क्यों कठोर नीति लेते हैं। तो बलबन क्या थे? बलबन थे तुर्कानी चहलगान के सदस्य थे, मेंबर रहे हुए हैं, और वो 1266 से लेकर 1287 साल तक दिल्ली के सिंहासन में बैठे। पर उससे कुछ पहले 1254 में ही वो सेकंड पोजीशन में पावर के आ चुके थे, जहां से हर चीज पे उनका कंट्रोल था। और उनका जो दामाद उस टाइम पे दिल्ली का सिंहासन में बैठा हुआ था, नासिरुद्दीन महमूद, जो अचानक से 1266 में उसका मौत हो गया और बलबन सिंहासन में बैठे। सिंहासन में बैठते ही बलबन को समझ में आ गया, भाई ये कुर्सी को तो ज़्यादातर आदमी वैल्यू दे नहीं रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर आदमी मतलब जो तुर्की अमीर वगैरह है। क्यों? ये खुद उस ग्रुप का मेंबर थे जो उस कुर्सी के विरुद्ध षड्यंत्र रचे हुए हैं। तो उनको पता था जो असल पिक्चर क्या है। तो पावर में बैठते ही उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला जो सुल्तान जो है ना, वो जो है वो खुद को जिल्लल्लाह बताए, मतलब वो ईश्वर का छाया है, और वो सिर्फ अकाउंटेबल है ईश्वर के पास। यानी जितने भी अमीर है या कोई भी है, उनको इन्होंने ये मैसेज दे दिया, भाई मुझे जो करना है मैं करूँगा, मैं तुम्हें हिसाब देने वाला नहीं हूँ। ये एक पहला मैसेज था। इसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को पारसिक जो अफरसी वंश है, काफ़ी हाई क्लास है, क्योंकि क्या होता है ना, शासक कोई आम आदमी बने ये कोई डाइजेस्ट होता नहीं है। और वो खुद स्लैब रह चुके हैं, और वो कभी ये स्लैब के पोस्ट से उनको फ्री भी नहीं किया गया, ऐसा हिस्ट्रियंस लोग कहते हैं। तो खुद को एक बड़ा सा मतलब काफ़ी उच्च स्तरीय वंश के साथ जोड़ के अपने आप को अपलिफ्ट कर दिए। इसके बाद उन्होंने क्या किया? इसके बाद उन्होंने बोला, भाई राज दरबार में जो भी आएगा उसको आके सुल्तान के सामने सिजदा और पैबस करना है, मतलब सुल्तान के सामने साष्टांग होना है, झुकना है, और सिंहासन का जो पैर है उसको आके चूमना है। इससे क्या होता है? ये एक माइंड गेम है। इससे जो भी आएगा वो जाहिर करेगा, उसको वो ये एडमिट कर रहा है जो वो सुल्तान से नीचा है, सुल्तान उससे काफ़ी ऊपर है। क्योंकि इससे पहले का जो सीन था ना, उसमें जो तुर्कानी चहलगान के जो मेंबर थे वो खुद को सुल्तान के बराबर ही समझते थे, कम नहीं समझते थे। इनको क्या करना, उन सबको बताना था, भाई तुम कम हो, हम ज़्यादा हैं, और हमारे बात पे तुमको चलना है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो कोर्ट है, राज दरबार है, उसमें एक ऐसा माहौल बनाया कि वहाँ पे कोई हंसी मजाक कुछ नहीं हो सकता, एकदम सीरियस रहना है। और सुल्तान खुद बहुत अच्छे से चमकीले कपड़ा मान लीजिए लो पहन के सिंहासन में आके बैठते थे, ताकि एक अलग सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो। अभी आप सोच के देखो, कहीं भी बड़े ऑफिस में कहीं पे जाओ, एक एनवायरनमेंट काम करता है जो हम लोगों के मन में ये फील करवाता है जो बैठा हुआ है, जहाँ पे हम लोग आए हैं वो क्या है और हम क्या। ये जो औकात में जो अंतर है ना, ये फील कराना जरूरी रहता है शासक के लिए, आम आदमी के लिए नहीं। तो उन्होंने ऐसा एक माहौल बनाया, खुद सीरियस रहे, एकदम हंसी मजाक भाई नहीं हो सकता है, सीरियस बैठो और काम का बात करो। सुल्तान के सामने कोई भी आके कुछ कंप्लेन नहीं कर सकता है, वो भी एक प्रॉपर चैनल में कंप्लेन होगा, और वो स्पेसिफाइड लोगों से सुनते थे और धीरे स्वर में सुल्तान को बताता था जो ऐसा ऐसा फलाना हुआ है, और फिर सुल्तान अपना आदेश देते थे। इसके अलावा बलबन ने क्या किया? माना जाता है जो बलबन का बेटा जब मंगल के विरुद्ध लड़ते हुए मर जाता है, और जो मैसेज आता है, उस टाइम पे बलबन कोर्ट में थे, मतलब राज दरबार में सिंहासन में बैठे हुए थे। जब मैसेज आता है तब भी वो उसी तरीके से सीरियस गंभीर बैठे रहे, और
अपना रूम में जाने के बाद रोना स्टार्ट किया। तो इससे क्या दर्शाता है, जो वो उस डेकोरम को मेंटेन करते हैं, उस एटीट्यूड को मेंटेन कर रहे थे ताकि कोई भी उनको सामान्य आदमी ना समझ बैठे। वो खुद को हमेशा यही जाहिर करते थे, जो सुल्तान जो है वो तुमसे बढ़कर है, एक कठोर इंसान है, ये कोई आम इंसान नहीं है। इसके साथ साथ उनके लिए क्या जरूरी था, तुर्कानी चहलगान जिसके सदस्य वो खुद रहे हुए हैं और उनको पता था, मैंने पहले ही बताया पिक्चर क्या है, यानी उस सिंहासन के वहाँ पे एक मैनिपुलेशन कैसे चलता था, खुद को पावर में कैसे रखना है, तो उनको पता था इनसे बचना है, क्योंकि वो खुद मेंबर रह चुके हैं और षड्यंत्र के द्वारा वो पावर में आए, तो दूसरा कोई ये चीज़ को रिपीट ना कर सके ये उनको पता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए। एक तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को, न्याय नीति का बहुत जोरों से प्रतिष्ठा कर दिया, और करने के लिए उन्होंने क्या किया, कहा जाता है बदाऊन के जो शासक थे मालिक बर्बक, वो तुर्कानी चहलगान के मेंबर भी रहे। उन्होंने क्या किया, अपने जो स्लेव है उसको चाबुक से मार मार के मार दिया। तब उस स्लेव का जो वाइफ है वो अपना फरियाद लेके बलबन तक पहुंचते हैं। बलबन को तो एक मौका दिखा, यही अच्छा मौका है, उन्होंने आदेश दे दिया जो मालिक बर्बाक को भी चाबुक से मार मार के मार दिया जाए। तो इस तरह से एक जन को मार दिया गया। दूसरा, बंगाल में जो उस टाइम पे दिल्ली के विरुद्ध जो विद्रोह हो रहा था उसको दमन करने के लिए जिनको भेजा गया वो फेलियर हो गया। अब वो फेलियर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, उनको भी सबके सामने मार दिया जाता है। तीसरा, एक और गवर्नर होते हैं अयोध्या के हैबत खां, वो ड्रिंकिंग कंडीशन में क्या किए, एक आदमी को मार देता है। और ये भी बलबन के लिए एक मौका था, उन्होंने सबके सामने उन्हें पनिशमेंट दिया और उस मृत आदमी का जो वाइफ थे उसके साथ उससे माफ़ी मांगने के लिए आदेश दिया। कहा जाता है कि उसके बाद से मौत तक वो कभी किसी के सामने नहीं आए थे। इस तरीके से बलबन ने क्या किया, बंदगानी चहलगान या तुर्कानी चहलगान की जो पावर थे उसको रिड्यूस कर दिया। बलबन ने और एक काम किया था, काफ़ी स्पाई रिक्रूट किए थे ताकि हर किसी के बारे में, हर एक जो अभिजात वर्ग है उसके बारे में प्रॉपर डेटा मिलते रहे, इंफॉर्मेशन उनके पास आता रहे। तो इस तरीके से काफ़ी सारा पॉलिसी लेते हुए बलबन ने क्या किया था, अपने आप को और इस कुर्सी का जो पावर है उसको स्टैब्लिश किए थे। अब वो क्यों किए थे इसको लेके भी हिस्टोरियंस का काफ़ी सारा डिबेट है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।